हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स में चंद्रकांता संतति सीरीज़ का पांचवा भाग। इसके 4 भाग पहले से ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जो आपको चंद्रकांता संतति की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चंद्रकांता संतति अंक 5। आपने चंद्रकांता संतति के पिछले अंक में पढ़ा कि कामनी भीलनी का रूप बनाकर मनोरमा की सहेली नागर से मिली और उसे मनोरमा के फंसने की मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी, जो सच नहीं थी, क्योंकि मनोरमा को तो स्वयं कामनी ने कैद कर लिया था। उस मनगढ़ंत कहानी को कामनी ने आगे क्या मोड़ दिया, प्रस्तुत है उससे आगे की कहानी। जब हम दोनों को होश आया तो हमने अपने आप को रोहतासगढ़ के किले की एक कोठरी में बंद पाया। बोल, तूने भूतनाथ को क्यों मार डाला? भूतनाथ बड़ा ही शैतान और खूनी आदमी था। आप लोग शायद उसका असली रूप नहीं जानते। अगर जानते होते तो खुद ही उसका सिर काट देते। तब मनोरमा की बात सुनकर तेज सिंह ने पूछा, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुम मुझे इस बात का सबूत दे दो कि भूतनाथ गद्दार था, खूनी था, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मनोरमा को कुछ आशा बंधी। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यदि आप इसे छोड़ दें और 5 दिनों का समय दें तो इसे मैं अपने घर भेजकर भूतनाथ के लिखे हुए कुछ ऐसे कागज़ मंगा देती हूँ जिन्हें पढ़कर आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा, और जो बातें भूतनाथ के बारे में आपको नहीं मालूम है वे सब भी आपको मालूम हो जाएंगी। अगर मेरी बात झूठी निकले तो जो आप सज़ा देना चाहें मुझे दे दें। दीवान तेज सिंह ने मनोरमा की बात का विश्वास करते हुए मुझे कैसे छुट्टी दे दी। फिर मनोरमा ने मुझे सब समझा बुझाकर यहाँ भेज दिया। इतनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने के बाद कामनी ने कहा, अब मैं रोहतासगढ़ जाने वाली नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। तुम अब भूतनाथ के कागजात लेकर तुरंत रोहतासगढ़ चली जाओ और अपनी सखी को कैसे छुड़ाने का प्रबंध करो। कामनी की बातें सुनकर नागर दुविधा में पड़ गई। फिर कुछ सोचने विचारने के बाद नागर ने कहा, ठीक है, मैं रात भर में कुछ इंतज़ाम करके सुबह रोहतासगढ़ के लिए रवाना हो जाऊंगी। अब तुम जो उसे समझो करो। मेरा काम तो खत्म हुआ। मुझे आज्ञा दो कि मैं जाकर अपना काम देखूं। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने मुझ पर और मनोरमा पर बड़ा भारी उपकार किया है। मैं चाहती थी कि तुम रात को यहीं रुक जाती तो कुछ सलाह मशवरा करके अपना काम निर्धारित करती। मैं इतना योग्य नहीं कि तुम्हें कोई सलाह दे सकूं। रही रात भर ठहरने की बात, तो उसमें मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। नागर ने तब कामनी के लिए एक कमरा खोल दिया और उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। अगला दृश्य। आधी रात बीत चुकी थी। कामनी अपने पलंग पर लेटी हुई उस कोठरी के बारे में सोच रही थी जिसकी 3 तरफ की दीवारों में तख्ते लगे हुए थे और दरवाजे वाली दीवार चूने ईंट की थी। कामनी के मन में शक पैदा हुआ कि इन तख्तों वाली दीवार में ज़रूर कोई भेद है। यही सोचकर वो अपने पलंग से उठी और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। उसके बाद उसने अपनी कमर से खंजर निकालकर तख्तों की दीवार को ठोकना शुरू कर दिया। एक जगह उसे दीवार कुछ पोली मालूम पड़ी तो वो मोमबत्ती की रोशनी में गौर से उस दीवार को देखने लगी। कुछ ही देर में उसे विश्वास हो गया कि यहाँ कोई दरवाज़ा है। तब कामनी ने अपने खंजर से उस दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। सुराख बड़ा हो गया और आधा खंजर उसके अंदर चला गया। फिर कोशिश करने पर दीवार का एक तख्ता अलग हो गया और दीवार में दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता बन गया। कामनी ने तुरंत जलती हुई मोमबत्ती अपने हाथ में उठा ली और उस दरवाजे के अंदर चली गई। दूसरी तरफ एक लंबी चौड़ी कोठरी थी जिसके चारों तरफ की दीवारें भी तख्ते की थी। इस कोठरी में कई चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर बहादुर आदमी भी एक बार को कांप उठे। उस कोठरी के अंदर एक घोड़े की लाश पड़ी हुई थी जिसके चारों ओर 4 खूंटियाँ गड़ी हुई थी और उन खूंटियों के सहारे उस घोड़े के चारों पैर बंधे हुए थे। उस घोड़े का पेट चिरा हुआ था और आंतें बाहर निकाल कर रखी हुई थी। उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लगता था कि वो घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा गया है। उसके पास ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे। वहीं पास में एक सफ़ेद चादर पर एक आदमी गर्दन तक चादर ओढ़े सो रहा था। दोनों चादरों में खून के धब्बे लगे हुए थे तथा ज़मीन पर खून से सने पैरों के निशान बने हुए थे। कामनी उस आदमी को देखकर चौंकी। उसके बाद वह जलती हुई मोमबत्ती लेकर उस आदमी के निकट जा पहुंची। अरे वाह, तुम तो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो, चलो उठो। अगले ही क्षण उसने मोमबत्ती ज़मीन पर रखकर उस आदमी को ज़ोर से झकझोरा। उफ, ये तो मर गया, लेकिन ये यहाँ पहुँचा कैसे और इसको मारा किसने? तभी उसकी नज़र छत से लटकी हुई एक लाश पर पड़ी जिसके गले में फांसी लगी हुई थी। तेरा ये अंत देखकर मुझे खुशी हुई शैतान। ठीक उसी समय किसी नारी की आवाज़ सुन कर वह चौंक पड़ी। हाय, इस मौत को भी मौत आ गई। ये तो किसी नारी की आवाज़ लगती है। अगले ही क्षण उसकी नज़र दीवार में बने एक सुराख पर पड़ी। अरे, वो सुराख कैसा? ज़रा देखूं तो उधर क्या गोलमाल है। और जब उसने सुराख से झांक कर देखा तो एक चारपाई पर बीमार पड़ी किशोरी को देखकर हैरान रह गई। अरे, ये तो किशोरी है, लेकिन इसकी ये दशा कैसे हो गई, जैसे वर्षों की बीमार हो।
तभी किशोरी के कमरे में एक सुंदर युवक अपनी सेविका के साथ दाखिल हुआ। लगता है ये फिर बेहोश हो गई। बेहोश ना होगी तो क्या होगा, एक तो बीमार, उस पर 2-3 दिन से अन्न जल भी त्याग रखा है इसने कुंवर साहब। दुख तो मुझे इस बात का है कि ये मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में अपनी जान गंवा रही है, उस सुंदर युवक ने कहा। यह ज़िद्दी तो बड़ी है कुंवर साहब। खैर, इसके आगे बस दो ही रास्ते हैं, या तो ये मेरी बात मानकर मुझसे शादी कर ले, अन्यथा इसी अवस्था में पड़ी पड़ी यमलोक से दार जाए। तो फिर एक बार फिर कोशिश कर देखिए कुंवर साहब, शायद मान जाए। मैं इसे होश में लाने की दवा लाती हूँ। इतना कहकर वह सेविका वहाँ से दवा लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह दवा लेकर लौटी तो उस युवक ने किशोरी को होश में लाने का प्रयास किया। किशोरी जब होश में आई तो उस युवक को देखकर कांप उठी और फिर दोनों हाथों से अपना मुंह ढाँप कर उसने पूछा, ओ चांडाल, तू अब क्यों मेरे पास आया है? मैं एक बार फिर तुमसे पूछने आया हूँ किशोरी, और मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं मर जाऊँगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। चांडाल, हट जा मेरे सामने से। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। अगर यही तेरा फैसला है तो फिर मैं तेरा अभी खात्मा किए देता हूँ। इतना कहकर युवक ने उसे मारने के लिए अपना खंजर निकाल लिया। ये देखकर कामनी परेशान हो उठी। उसने तुरंत अपना तिलिस्मी खंजर निकाल कर सुराख के अंदर कर दिया और उसका बटन दबा दिया। बटन के दबते ही खंजर से तेज़ रोशनी निकली जिससे उन तीनों की आंखें मुंद गईं। तब कामनी बोली, सावधान युवक, इस किशोरी की जान लेकर तू अपनी जान का ग्राहक मत बन। कामनी की इस आवाज़ को सुनकर वह युवक घबरा गया और बिना सोचे समझे किशोरी की कोठरी से भाग खड़ा हुआ। कामनी ने भी अब वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वह उस तख्ते को दीवार पर ज्यों का त्यों लगाकर अपने कमरे में लौट आई। उसने कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा तो नागर को खड़ा देखकर चौंक पड़ी। तब नागर ने पूछा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? अभी तो मुझे एक ज़रूरी काम से मिर्ज़ापुर जाना है, 2 दिन बाद लौटूंगी, कामनी ने उत्तर दिया। अगर तुम जल्दी लौट आओ तो यहीं ठहर जाना, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं भी 4-5 दिन में लौट आऊँगी। इतना कहकर नागर वहाँ से लौट गई। कामनी ने तब तक एक पत्र लिखकर तैयार कर लिया। थोड़ी देर के बाद 2 घोड़े कसे कसाए लाए गए। एक पर नागर और दूसरे पर कामनी सवार हो गई। तब कामनी ने वह पत्र नागर को दे दिया और कहा, यह पत्र मनोरमा को देना और जय माता की कह देना। वो पत्र लिफाफे के अंदर था और उस लिफाफे के जोड़ पर कामनी ने मोहर लगा दी थी। बाग से बाहर निकलने के बाद कामनी ने पश्चिम का रास्ता लिया और नागर पूर्व दिशा के रास्ते पर चल पड़ी। अगला दृश्य, नागर एक सुंदर युवक का वेश बनाकर अपने घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ रोहतासगढ़ की ओर बढ़ी जा रही थी। काशी से रोहतासगढ़ को जाने वाला रास्ता बहुत ही भयानक था। उस रास्ते में डाकू लुटेरों का बहुत डर बना हुआ था। लेकिन नागर एक दिलेर, निडर और खूंखार औरत थी। उसकी कमर में एक बटुआ, खंजर, कटार और एक छोटी सी बंदूक भी थी जिसके घोड़े में चकमक लगा हुआ था। दोपहर होते होते वो 25 कोस का रास्ता तय कर एक घने जंगल में जा पहुंची। तभी नागर का घोड़ा एकाएक रुक गया। ही। नागर ने चौकन्ने होकर देखा तो सामने एक शेर बैठा था जिसका मुंह आगे को था। अब क्या करना चाहिए? उसी समय एक आदमी पास की झाड़ी से निकलकर फुर्ती से उस घोड़े के पास आ गया। उस आदमी को देखकर नागर बुरी तरह घबरा गई। उफ, ये तो मैं बड़ा भारी धोखा खा गई। तभी उस आदमी ने नागर का हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से झटका दिया कि नागर संभल ना सकी और मुंह केवल ज़मीन पर गिर पड़ी। आह! अगले ही क्षण, उस शैतान ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन भूतनाथ तुम मुझे मार कर पछताओगे। वह कागज़ जिसके मिलने की तुम्हें आशा है वो मैं अपने साथ नहीं लाई, चाहो तो तलाशी ले लो। झूठी, वो कागज़ तेरे पास ही है। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती और ना मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। तेरा ज़मीन से उठना ही मेरी मौत बन जाएगा और फिर तू मेरे हाथ नहीं आएगी। तड़ाक! फिर कामनी के बारे में जानकर नागर को बड़ा अफसोस हुआ। ओह, तो वह कमबख्त कामनी थी जिसने मुझे धोखा दिया। अफसोस की शिकार घर में आकर मेरे हाथ से निकल गया। खैर, अब तू मारने से पहले मेरी एक बात सुन ले भूतनाथ, कि अगर तू मेरा दायां हाथ छोड़ दे तो मैं तुझे वो कागज़ निकाल कर दे देती हूँ। अपना दायां हाथ छूटते ही नागर ने एक ज़ोरदार घूंसा भूतनाथ के गाल पर जड़ दिया। टिशुम! मर गया। उस नग के गाल पर पड़ते ही भूतनाथ को ऐसे लगा मानो कोई जहरीली सुई नागर ने उसके गाल में चुभो दी। असल में वो नग जहर में डूबा हुआ था जो खून के साथ मिलते ही अपना काम कर गया। उसने भूतनाथ को फिर कोई मौका नहीं दिया। वह एकदम चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और नागर उसके कब्जे से छूटकर अलग खड़ी हो गई। नागर ने अगले ही क्षण घोड़े की लगाम जो 4 जामे से बंधी हुई थी खोली और उसी से भूतनाथ के हाथ पांव बांधकर एक पेड़ से बांध दिया। फिर अपने बटुए से तेल की एक शीशी निकाली और उसका थोड़ा सा तेल नागर ने भूतनाथ के गाल पर लगा दिया और देखते ही देखते उस जगह एक बड़ा फफोला पड़ गया। नागर ने अपने खंजर से उस फफोले में छेद कर दिया जिससे उसका सारा जहर पानी निकल गया और भूतनाथ को होश आ गया। क्यों ने गद्दार, तू अपने किए की सज़ा पा चुका है या कुछ कसर अभी बाकी है? तूने देखा मेरे पास कैसी कैसी अद्भुत चीज़ें। इस जहर को हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर तेरी क्या औकात है? नागर ने कहा।
बेशक मुझे अब विश्वास हो गया है कि मेरे भाग में कुछ दिनों का भी भोगना नहीं लिखा। भूतनाथ ने निराश स्वर में कहा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि तू मर चुका था, लेकिन मैंने तुझे इसलिए फिर से जिंदा कर दिया ताकि तू अपने लिखे हुए दस्तावेज का तमाशा अपनी आंखों से देख सके। साथ ही तू ये भी अपनी आंखों से देख ले कि मैं उस कमबख्त कामनी के साथ क्या सलूक करती हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। इस सब वो मेरे घर में ज़रूर आकर ठहरेगी वहाँ का भेद जानने के लिए। अब समझी कि तूने ही इस मुर्दे शेर को रास्ते में बिठाया था। नागर की बातों ने भूतनाथ के मन में दहशत पैदा कर दी। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो नागर। अब तुम जो भी आदेश दोगी मैं उसे मानने को तैयार हूँ। मैं अभी कह चुकी हूँ कि मैं तुझे मारूंगी नहीं। ज़िंदगी जीना नहीं चाहता जैसे तुम देना चाहती हो। हाँ, अगर तुम इस बात का वायदा करो कि तुम वो कागजात किसी दूसरे को नहीं दिखाओगी तो मैं वह सब काम करने को तैयार हूँ जिनके लिए पहले मैंने मना कर दिया था। ठीक है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तू मेरा काम बिना धोखा दिए पूरा करता रहा तो मैं तेरे कागजात बड़ी हिफाजत से रखूँगी और किसी को कानो कान खबर तक ना होने दूंगी। इतना कहते कहते नागर को एक एक कामनी के पत्र का ध्यान आ गया। उसने अपने बटुए में से वह पत्र निकाला और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जिस काम के लिए मैं आई थी, ईश्वर की कृपा से वह काम बखूबी हो गया। वे कागजात उसके पास है, ले लेना। दुनिया में यह बात मशहूर है कि उस आदमी का इस दुनिया से उठ जाना अच्छा है जिससे नेक इंसानों को कष्ट पहुँचे। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ बैठी हूँ। उस पत्र को पढ़कर नागर बुदबुदाई। देखो, नालायक ने पत्र भी लिखा तो इस ढंग से कि यदि मैं चोरी से भी पढ़ूँ तो किसी तरह का शक ना हो और ये भी पता ना लग सके कि ये भूतनाथ के नाम लिखी गई है या मनोरमा के। उसने तो यही सोचकर पत्र लिखा था कि जब भूतनाथ के कब्जे में मैं आ जाऊंगी तो मेरी तलाशी वो ज़रूर लेगा। तो ये पत्र उसके हाथ लग जाएगा और फिर तुरंत आकर मुझसे मिलेगा जिससे वह किशोरी को छुड़ा ले जाए। अब देख कमकत की मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। पत्र सुनने के बाद भूतनाथ बोला, अब मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ जिसे सुनकर तुम प्रसन्न उठोगी नागर। बोल, क्या है वो भेद? शायद उससे तेरी नेक चलने का मुझे सबूत मिल जाए। तब मेरे हाथ तो बंधे, इसलिए तुम मेरी कमर में बंधा खंजर खोल लो। उस खंजर के साथ एक पर्चा बना हुआ है, इसलिए उसे खोल कर पढ़ो उसमें क्या लिखा है। ओह! जैसे ही नागर ने उस खंजर को छुआ, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वह ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। धड़ाम! बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझती थी, खा गई ना धोखा। अगले ही क्षण भूतनाथ ने अपनी मदद के लिए चीखना शुरू किया, बचाओ! कुछ देर बाद नागर एकाएक होश में आ गई। आए, ये तो होश में आ गई। अब मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। उधर तेज सिंह चलते चलते एक जंगल में पहुंचे जहाँ शिवजी का एक पुराना मंदिर था जिसके चारों ओर बेल व अशोक के पेड़ लगे थे। ये जगह तो बड़ी सुंदर है, क्यों ना कुछ देर यहाँ ठहर कर अपनी थकान भी टालूं। वैसे ये स्थान उस तिलिस्मी खंडर से ज़्यादा दूर न था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर दो आदमी दिखाई दिए जो उस मंदिर की ओर चले जा रहे थे। उन आदमियों को देखकर तेज सिंह जल्दी से एक झाड़ी में छुप गए। देखो ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। वे दोनों आदमी उस मंदिर के अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद जब तेज सिंह ने उस मंदिर में घुसकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अरे, वो दोनों कहाँ गायब हो गए? लगता है इस मंदिर के अंदर ज़रूर किसी सुरंग का रास्ता है, मुझे इसका पता लगाना होगा। शिवालय के सामने की तरफ बेल का एक पेड़ था। तेज सिंह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन दोनों के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी उस मंदिर से बाहर निकला। उसे देखते ही तेज सिंह अपनी जगह से उठे और उस आदमी के पास जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप चलकर मेरे भाई की जान बचा दीजिए। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? अजनबी, वो कहाँ है और तू कौन है? उस व्यक्ति ने अचरज भरे स्वर में पूछा। मैं एक ज़मींदार हूँ। उस झाड़ी के दूसरी ओर मेरा भाई है। वहाँ एक बुढ़िया ने उसे पकड़ रखा है और वो उसे बुरी तरह मार रही है। आप पुजारी हैं, धर्मात्मा हैं। मेरे भाई की रक्षा कीजिए, उसके प्राण बचाइए। तेज सिंह की बातें सुनकर उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह बोला, चलो देखते हैं वो बुढ़िया कैसी पहलवान है। उस आदमी को साथ लेकर तेज सिंह मंदिर से दूर एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे और इधर उधर टहलने लगे। यहाँ तो कोई दिखलाई नहीं दे रहा, फिर तुम्हारा भाई कहाँ है? सुनसान जगह को देखकर उस आदमी ने पूछा। देखते नहीं, मैं उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, तेज सिंह ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम उसे किस जगह छोड़ आए थे? अरे बेवकूफ़, अगर जगह याद ना होती तो यहाँ तक कैसे आ गए? बेवकूफ़ किसे कह रहा है पाची? एक तो मैं तेरी मदद को आया हूँ और तू मुझे ही बेवकूफ़ बता रहा है। तेज सिंह की बात सुनकर वह आदमी क्रोध से भड़क उठा। हाँ हाँ, तू बेवकूफ़ है, कमबख्त और कमीना है। तू मेरी क्या मदद करेगा जब तू स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकता? यह सुनते ही वह आदमी चौकन्ना होकर बड़े गौर से तेज सिंह को देखने लगा और जब उसे ये विश्वास हो गया कि ये कोई जासूस है तो उसने तुरंत अपना खंजर निकाल लिया और तेज सिंह पर झपट पड़ा। लेकिन तेज सिंह उसका वार बचा गए। उन्होंने तुरंत उस आदमी का खंजर वाला हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से झटका दिया कि उसके हाथ से खंजर छूटकर दूर जा गिरा। उसके बाद तेज सिंह ने उसे नशीली दवा का रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया।
फिर उस बेहोश आदमी को उठाकर वह एक झाड़ी में घुस गए, जहाँ से वे आने जाने वाले मुसाफिरों को बखूबी देख सकते थे। तेज सिंह ने फिर अपना बटुआ खोला और उसमें से एक शीशा निकालकर उन्होंने अपनी शक्ल बिल्कुल उसी आदमी की तरह बना ली। उसके बाद अपने कपड़े उतार कर रख दिए और उस व्यक्ति के कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए। फिर किसी तेज़ दवा से उस आदमी के चेहरे पर ऐसे दाग बना दिए जिसको सिर्फ तेज सिंह ही छुड़ा सकते थे। उन दागों को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये वर्षों पुराने जख्म के दाग हैं। उसके बाद तेज सिंह ने उसके तमाम शरीर को एक स्याह मसाले से रंग दिया। यह आदमी पहले गोरा था मगर अब पूर्ण काले रंग का हो गया था। उसकी कमर में एक बटुआ लगा हुआ था जिसे तेज सिंह ने खोलकर अपने बटुए की चीज़ें उसके अंदर रख लीं और अपना खाली बटुआ उसकी कमर से लगा दिया और वहाँ से चल पड़े। तेज सिंह फिर उसी मंदिर के निकट पहुँचे और एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगे। थोड़ी देर बाद जब दूसरा आदमी मंदिर से बाहर निकला तो वह अपने साथी को एक पेड़ के नीचे बैठा देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, वाह बिहारी जी, आप अभी तक यहीं जमे हुए हैं। तेज सिंह को अपने नए नाम का तुरंत पता चल गया। उन्होंने गाना बंद कर दिया और कहा, चुप रहो। देखते नहीं इस समय मेरी आवाज़ कितनी भारी हो रही है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ गाना उतना ही बेसुरा हो जाता है। खैर, तुम भी आ जाओ और ज़रा मेरे सुर में सुर मिलाकर गाओ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मालिक का काम गया जहन्नुम में और हमने यहाँ बैठकर गीत गाएं। और तब गीत नहीं गाओगे तो क्या गया जी में जाकर पिंडदान करोगे? जाओ करो, मैं तब तक ब्राह्मणों को न्योता दिलाता हूँ। बिहारी जी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। जब नहीं थे तब नहीं थे, अब हैं तो हैं। लो, एक गधा तुम भी खा लो। ये तो सचमुच पागल हो गया। जरूर ये किसी दूसरे जासूस की शैतानी लगती है। उसी ने इसको कुछ खिला पिला दिया है। अगले ही क्षण, चलो यार, अब बहुत देर हो गई, घर चले। हाँ चलो, लेकिन मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तब वे आदमी बिहारी सिंह का हाथ पकड़कर माया रानी के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर का रास्ता पार करने के बाद जब वह आदमी बिहारी सिंह के साथ एक सुरंग में घुसा। यार, हम इस सुरंग में कई बार आ चुके हैं, मगर आज के बाद तुम मुझे इस सुरंग में लेकर आए तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा और इस सुरंग को भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ जा रहे? माया रानी के पास। तब तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। सुना है कि माया रानी आजकल आदमियों को खाया करती है। सुरंग पार करने के बाद दोनों माया रानी के दरबार में पहुंचे। कहो बिहारी सिंह, क्या हाल है? रात अंधेरी है, पानी खूब बरस रहा है। दुश्मन ने सिर निकाला और चोर ने घर देख लिया। बिहारी की बेतुकी बातों से माया रानी हैरान हो उठी। हरनाम सिंह, इस बिहारी सिंह को क्या हो गया जो इस तरह की बेतुकी बातें कर रहा है? क्षमा करें महारानी जी, बिहारी सिंह कुछ पागल हो गया है। तो फिर तुम जल्दी से जाकर बैद जी को बुला लाओ और तुरंत इसका इलाज करवाओ। जो आज्ञा महारानी। लेकिन जैसे ही हरनाम सिंह वहाँ से जाने के लिए मुड़ा कि बिहारी सिंह ने उसे टोक दिया। ठहरो, ये कानाफूसी अच्छी नहीं। मैं समझ गया कि तुम मेरी चुगली कर रहे हो। दुहाई महारानी जी, इसका मकत हरनाम ने मुझे जहर देकर मार डाला। मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं तो मरने के बाद भूत बनकर यहाँ आया हूँ। बिहारी सिंह की बातों ने माया रानी को चक्कर में डाल दिया। उसने हरनाम सिंह से कहा, ये क्या कह रहा है हरनाम सिंह, कि तुमने इसे जहर देकर मार डाला? इस समय ये अपने होश में नहीं है महारानी जी, इसलिए अंट शंट पक रहा है। हरनाम सिंह बोला। ठीक है, तुम जल्दी से वैद्य जी को बुला लो, महारानी ने माया रानी ने आदेश दिया। हरनाम सिंह वैद्य को बुलाने चला गया। तब माया रानी ने बिहारी सिंह को अपने पास बुलाया और पूछा, बिहारी सिंह, बोलो, तुम क्या देखोगे? कैदी महारानी जी, बिहारी सिंह ने उत्तर दिया। कैदियों को देखोगे? उन्हें तो तुम देख चुके हो। तुम ही लोगों ने तो उन्हें गिरफ्तार किया है। खैर चलो, मैं तुम्हें फिर उन कैदियों को दिखा देती हूँ। इतना कहकर माया रानी बिहारी सिंह को लेकर उस कोठरी में चली गई जिसमें सुरंग का रास्ता था। वह दरवाज़ा खोलकर सुरंग के अंदर गई जिसमें कई शीशे की हांडियाँ लटकी हुई थी जिनसे चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। माया रानी लगभग 50 कदम जाकर रुक गई। उस जगह दीवार में एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी। माया रानी ने अपनी कमर से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उनमें से एक चाबी निकालकर वह अलमारी खोली। अलमारी के अंदर सीढ़ियाँ थीं जो नीचे तहखाने तक चली गई थीं। माया रानी बिहारी सिंह के साथ नीचे तहखाने में पहुंची। उस तहखाने में कई कोठरियाँ बनी हुई थीं जिनके दरवाज़ों पर मजबूत ताले पड़े हुए थे। उन कोठरियों में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए बेबस कैदी बैठे दिखलाई दे रहे थे। सबसे पहले बिहारी सिंह की नज़र तारा सिंह पर पड़ी। वो उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर मुंह सिकोड़कर वह माया रानी से बोला, छी, आप मुझे इन कमबख्तों के सामने क्यों ले आई? मैं इन लोगों की सूरत भी देखना नहीं चाहता। इतना कहकर बिहारी सिंह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसी जगह आकर बैठ गया जहाँ माया रानी का दरबार लगा हुआ था। बिहारी सिंह की बदमाशी देखकर माया रानी घबरा गई और जल्दी जल्दी कैद खाने का ताला बंद अपने दरबार में जा पहुंची। तभी हरनाम सिंह वैद्य को लेकर वहां पहुंचा। वैद्य ने बिहारी सिंह की जांच कर गोली उसको खाने के लिए दी। बिहारी सिंह ने उस समय तो सबको दिखाने के लिए गोली खा ली और फिर मौका पाकर थूक भी दी। उसके बाद वह बेहोशी का नाटक करने के लिए आंखें मूंद कर ज़मीन पर लेट गया। तब वैद्य जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा के असर से ये बेहोश हो गया। जब होश आएगा तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, इसे आराम करने दो।
वैद्य जी के चले जाने के बाद माया रानी भी कई युवतियों को बिहारी सिंह की सुरक्षा में छोड़कर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह जब बिहारी सिंह उठा तो माया रानी ने उसे हरनाम सिंह के साथ बाग की ताज़ी हवा खाने के लिए शाही बाग में भेज दिया। बिहारी सिंह ने इस बहाने वहाँ की आसपास की इमारतों को भी अच्छी तरह देख लिया। उसके बाद वो वापस माया रानी के पास लौट आया। माया रानी ने तब पूछा, कहो बिहारी सिंह, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाल क्या कहूँ महारानी जी, मुझे तो सहम अचरज हो रहा है अपनी दशा पर। ना मालूम मैं कैसे उस जासूस के चक्कर में पड़ गया कि अक्ल अब तक हैरान है। लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे? बिहारी सिंह ने उत्तर दिया, आप मुझसे ये कहकर कि तुम थोड़ा सा काम जो बचा उसे पूरा करके जमानिया चले जाना। मैं कामनी से मिलकर उसे जिस तरह होगा राज़ी करके जमानिया ले आऊँगा। खंडहर वाले तहखाने से बाहर चले गए और जब मैं काम पूरा करने के बाद सुरंग से बाहर निकला तो आपको मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक विचित्र अवस्था में बैठा पाया। इतना कहकर हरनाम सिंह ने तब से अब तक की पूरी घटना उसे सुना दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चंद्रकांता संतति अंक 5 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।